अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल एहतजाज 26 कॉल के बाद यानी 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में उस एहतजाज के साथ और जो उनकी सारी तकालीफ हैं उसके बाद जो डेवलपमेंट सब सामने आ रही हैं, आज बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत क्या सोचे बैठी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज इंदिया दिया है। उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है बल्कि एक फितना है और हमें आगे बढ़ना होगा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में। और आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली, उन्होंने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली है, जबकि पंजाब असेंबली की सेक्रेटेरिएट में इसी तरह की एक करारदाद जमा करा दी गई है। यानी क्या हुकूमत ये पाबंदी आयद करेगी? दूसरी जानिब जो खबरें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल के हवाले से हैं और कई रोज़ से हम ये सुन रहे हैं, कई हफ्तों से, लेकिन अब ये एक मरतबा फिर तेज़ी पकड़ रही हैं ये खबरें। अब आते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उनका एहतजाज नाकाम हुआ, उनकी सोल सर्चिंग हो रही है, उनकी कोर कमेटी के इजलास हो रहे हैं और उसके उन इजलासों की जो अंदरूनी कहानियाँ सामने आईं, जिसमें इख्तलाफात भी थे, इस्तीफ़े भी थे और बहुत सारी बातें थीं, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन आज जो उनके मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी शेख वकास अकरम साहब की जानिब से और लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब की जानिब से। उनका ये कहना था कि हुकूमत मैयतें भी छुपा रही है, शवाहिद भी छुपा रही है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि सैकड़ों अफराद जो हैं उन्होंने वो जान की बाजी भी हारे हैं और इसके अलावा दर्जनों जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल वो मीडिया के साथ 12 हलाकतों की तस्दीक कर सकते हैं। उमर अयूब साहब ने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की और उनका यह कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाने दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब इसलिए एहतजाज से चले गए कि उन्होंने बुशरा बीबी की जान को बचाना था। बहरहाल हुकूमत ने जो एक्शन करना था वो नज़र आया, लेकिन यह एक्शन यहाँ रुक नहीं रहा। इसके बाद जो हुकूमत कर रही है इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, पार्लिमानी लीडर सेनेट में भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, आज आपकी जो एक्स प्लेटफॉर्म पर आपने भी एक बयान दिया जिसमें आपने जिक्र किया कि एहतजाज में पसपाई हुई है और आपने कहा कि अब इनको इस तरह से नहीं मतलब सोचा जा सकता कि ये एक सियासी जमात है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इंदिया दिया है, तो क्या फैसला कर लिया है अब हुकूमत ने कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करनी है? शुक्रिया नादिया। मामला ये नहीं है जो आप ये कह रही हैं कि हमने तय कर लिया है या कोई तहैया कर लिया है या कोई फैसला कर लिया है या काबीना आतमी तौर पर किसी नतीजे पे पहुंच गई है। हम तो हालात व वाक़यात की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ आइन साज आइन के अंदर लिख देते हैं वो इसलिए लिख देते हैं कि वो आने वाले दिनों के अंदर उसका एक खाका, उसका एक ख्वाब, उसका एक खदशा, उसका एक ख़तरा, उसका एक वकूआ देख रहे होते हैं कि मुस्तकबिल में ये हो सकता है। लिहाजा गवर्नर राज हो या किसी पार्टी पे पाबंदी हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आईन पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इवेंचुअलिटीज़ पे से डील करती हैं कि ये हो सकता है, ये मामूलात में से नहीं है, ये गैर मामूली चीज़ें हैं और गैर मामूली चीज़ों का गैर मामूली हल तजवीज़ करती हैं। जहाँ तक मैं तसल्सल से ये कह रहा हूँ कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो मैं ठोस शवाहिद की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी वो कहते रहे हैं, लेकिन आज ज़्यादा दो टोक लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि ये एक जत्था है और ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ये एक फितना है, तो आप पीछे भी मत जाएं, 2014 से इसकी तारीख देख लें। किस जमात ने यहाँ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, किसने PTV पे कब्जा किया, किसने पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया, किसने वज़ीर आज़म हाउस पे हमला किया, किसने फिर 9 मई को आ जाएं कोर कमांडर हाउस पे किसने हमले किए, 250 मकामात पे किसने हमले किए। नहीं, मेरी बात पूरी होने दें। ये चले मैं छोड़ देता हूँ, मैं सारी हिस्ट्री को छोड़ देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बताएं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, किसी और मुल्क के अंदर, दुनिया भर के अंदर, जिसने पॉलिटिकल पार्टी होते हुए ये काम किए हों। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग गौर कर रहे हैं ना उन पर पाबंदी लगाने पर? मैं यही तो पूछ रही हूँ, अगर फैसला नहीं किया तो पाबंदी लगाने पर सोच रहे हैं? मैं हुकूमत में देखिए, मैं फैसला साज जो इदारा है
جو کابینہ ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں ذاتی طور پر اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی 77 ایئرز ہسٹری کے اندر ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہاں سے درجنوں لاشیں اٹھا کے لے گئے لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر سے ولی خان، انہوں نے جا کے پہلا میسج یہ دیا کہ نہیں، کسی نے گھر سے باہر نہیں نکلنا اور احتجاج نہیں کرنا. وہ 12 دن کے بعد آئے ہیں، پہنچے ہیں اسلام آباد اور انہوں نے مل کے اپنا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ آئین پہ دستخط کر دیے. یہ سیاسی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں. 30 برس رہے ہیں باچا خان جیل میں رہے ہیں، 20 برس رہے ہیں جی ایم سید رہے ہیں. تو یہ کون سی جماعت ہے یار؟ یہ دیکھیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پابندی لگ رہی ہے یا لگنے والی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی یہ کام کرتی ہے تو اس کا آئین کے اندر کوئی حل ہے یا نہیں ہے، یا اسے کرنے دیا جائے. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی چپکلش رہی ہے. کبھی ہماری حکومت وفاق میں ہوتی تھی، ان کی حکومت سندھ میں ہوتی تھی. انہوں نے کبھی سندھ سے چڑھائی نہیں کی وفاق کے اوپر. کبھی ان کی حکومت وفاق میں ہوتی تھی، ہماری حکومت پنجاب میں ہوتی تھی. ہم نے کبھی چڑھائی نہیں کی. یہ جتھے لے کے آنا، لشکر لے کے آنا، ہتھیار لے کے آنا، آنسو گیس کے شیل لے کے آنا اور آئے روز آنا، یہ کون سی سیاسی جماعت ہے؟ ٹھیک ہے عرفان صاحب، اب کیونکہ آپ نے 2 چیزیں بتائیں کہ جو کہ آئین میں درج ہے، ظاہر ہے، اور آئین سازوں نے جب آئین بنایا تو بہت کچھ انہوں نے سوچ کر بنایا. ایک ہے پابندی کا اطلاق کسی سیاسی جماعت پر، اس کے پورے طریقہ کار بھی وضع کیا گیا اور کیوں لگائی جائے یہ بھی بتایا گیا، اور ایک ہے گورنر رول، اور ان دونوں کا بڑا ذکر ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا حکومت ان دونوں میں سے کسی ایک پر غور کرے گی یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ذکر کئی بار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا سے، اور آج وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ 4تھی بار لشکر کشی کی گئی ہے. بالکل لشکر کشی کی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ آئین یہ حل تجویز کرتا ہے. میں اگین یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ میں جو فیصلہ ساز فورم ہے اس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں بالکل واضح یقین رکھتا ہوں. ہمارے پڑوس کے اندر ایک صوبے پہ کوئی 10 سال گورنر راج رہا ہے پنجاب کے اوپر. تو جو حل آئین دیتا ہے وہ حل نافذ کیے جاتے ہیں، اور وہاں میرا خیال ہے کہ کم از کم 30 ریاستوں کے اندر گورنر راج وقتاً فوقتاً رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنر راج لگا دے، لیکن گورنر راج کی اگر ایک پروویژن موجود ہے تو وہ کس کے لیے ہے، کیوں ہے؟ کیا اس کے مطابق یہ موجودہ حالات یا احوال و قوائف یا سیاسی حالات اس سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ یا اسی طرح کوئی پارٹی اگر ایک پارٹی سیاست کا لیبل لگا کے یہ سارا کچھ کر سکتی ہے تو جو درجنوں پارٹیاں اپنے کالعدم قرار دے دیے ان کا کیا قصور ہے؟ ان میں سے کسی نے 9 مئی نہیں کیا ہے، ان میں سے کسی نے جتھا بندی کر کے اسلام آباد پہ حملہ نہیں کیا ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی چھوڑ دیں، الیکشن لڑائیں ان کو. ٹھیک ہے، ابھی تو کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ فیصلہ نہیں کیا گیا، اور لیکن یہ بھی اطلاعات ہے کہ کابینہ میں اس پر ڈسکشن بھی ہوا اور آپ لوگوں میں بھی ظاہر ہے یہ ڈسکشن ہو رہا ہے. میں آپ سے مراد آپ نہیں بلکہ حکومت کا میں ذکر کر رہی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جولائی میں، اسی سال جولائی میں، منسٹر فار انفارمیشن عطا تارڑ صاحب جو آج بھی منسٹر فار انفارمیشن ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ حکومت نے ان پرنسپل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے گی. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان سے سوال کئی بار ہوئے، وہ سارے معاملات کہیں ادھر فزل آؤٹ ہو گئے. اس وقت بھی آپ سوچ رہے تھے، حکومت ظاہر ہے کہ انفارمیشن منسٹر اگر کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. اگر یہی حل ہے تحریک انصاف کو یا خیبر پختونخوا کو کنٹرول کرنے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اس سوال میں آپ نے 2 چیزیں کہی ہیں کہ ہم تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2 آپ نے کہا کہ جی صوبہ خیبر پختونخوا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم نہ صوبے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اگر کوئی تحریک انصاف نامی سیاسی جماعت ہے، سیاسی احتجاج کر رہی ہے، سیاسی حق احتجاج استعمال کر رہی ہے، جمہوری قدروں کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، ہم اس پہ بھی پابندی نہیں. اس سے پہلے ڈیسائیڈ یہ ہونا چاہیے کہ کیا جس پہ ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں بقول آپ کے، وہ سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ سیاسی جماعت ہے پھر تو ہم سوچے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ جمہوری حقوق ہو گئے. اگر وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، آپ دنیا کی ڈکشنریز نکال لیں، آپ دنیا بھر کے قواعد نکال لیں اور پوچھیں کہ
पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। अगर वो कहें कि पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो एक सूबे पे हुकूमत में आ जाए तो लश्कर बनाती है, राइफलें लेती है, पुलिस को साथ लेती है, आंसू गैस के शेल लेती है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार वफाक के ऊपर हमला करती है, तो मैं मान लूंगा कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हम करने जा रहे हैं, हम जत्थे के ऊपर करने जा रहे हैं, जत्थाबंदी के ऊपर करने जा रहे हैं। अगर वो आज ऐलान कर देते हैं जी कि अब आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे, हम पीसफुली अपने सूबे को जहां 10-15 साल से हुकूमत कर रहे हैं आगे लेके जाएंगे। आप 100-150 लाशें वहां छोड़ आते हैं पारा चनार के अंदर, वो याद नहीं आती। यहाँ ख्याली और फर्जी और तस्वुराती लाशें तख्लीक कर रहे हैं। कोई कहता है 238 है, कोई कहता है 200, तो कमाल ही हो गई है ये मुझे तो कम से कम नादिया, में बड़ा फ्रैंकली कह रहा हूं, मैं इंतहा पसंद आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी किसी जाविये से, किसी पहलू से, किसी भी पैमाने के ऊपर अगर ये पॉलिटिकल पार्टी है और अगर पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे करती हैं तो फिर आप बता दें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दुनिया भर में ऐसे नहीं करती तो फिर ये कैसे पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, तो अब आप इसी के ऊपर अब बहस होगी, जाहिर है, क्योंकि अगर ये सब कुछ ज़ेरे गौर है तो फिर आप ही लोगों ने देखना है। लेकिन एहतजाज पॉलिटिकल जमातें करती हैं। अब ये जो बात है जो आपने कहा कि फर्जी लाशें और वो अब एक बहुत बड़ा फिगर मुख्तलिफ उनके रहनुमा कहते आए हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख वकास अकरम साहब ने, उन्होंने 12 हलाकतों की तस्दीक की है। आप लोग ये कहते हैं कि एक भी लाश नहीं गिरी, आप ये भी कहते हैं एक गोली भी नहीं चली, लेकिन सेनेटर साहब खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि 3 की तस्दीक वो कर सकते हैं क्योंकि उनके एरिया से थी। दूसरी बात, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी कहता है कि हमने सुनी गन शॉट्स, और लोकल मीडिया जो है यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बिल्कुल बंद किया हुआ था, जिसका गला घुटा हुआ था, वो भी वहाँ पर जो लोग फील्ड में थे वो कह रहे थे बाकायदा गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि ये हुकूमत की जानिब से गन शॉट्स हुए, लेकिन आप नहीं समझते कि ये मामला तहकीकात तलब है? देखें, तहकीकात तो वो हर चीज़ का मुतालबा भी करते हैं, वो गए भी हैं, हाई कोर्ट में गए हैं या सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में गए हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। मैं आपसे ये कहता हूँ, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं और बड़ी सीनियर एंकर पर्सन है, माशाअल्लाह, बड़ी बाखबर है। मुझे बताइए कि ये वक़ुआ जो है ये इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर से मुंसलिक जिना एवेन्यू पे हुआ है, जो सबसे कुशादा, सबसे बड़ी सड़क है इस्लामाबाद की वाहिद। उसके ऊपर एक वक़ुआ होता है, कमोबेश 150-200 सहाफ़ी मौजूद हैं, कैमरे लिए हुए मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी मौजूद हैं। किसी एक सहाफ़ी के कैमरे ने किसी एक लाश को गिरते हुए दिखाया है? ओह, मेरे सामने एक लाश गिरी, मेरे सामने एक शख्स को गोली लगी। चलें दूसरे नंबर पे आ जाइए, क्या किसी ने भी किसी लाश को उठाए हुए कि जी वो लोग देखे कंधों पे लाद के लेके जा रहे हैं, जख्मी हो गया, खून बह रहा है, किसी कोई खून का धब्बा, खून का एक धब्बा उस शारा के ऊपर किसी को दिखाई दिया है? ठीक है, किसी से भी पूछें कि क्या उसने कोई लाश गिरते देखी है? अब आज अगर फैब्रिकेटेड कोई वीडियोस आ जाती है। दूसरी बात, अगर 3 लाशें वो तस्दीक कर रहे हैं, उन 3 लाशों की भी तस्दीक होनी चाहिए और होना चाहिए कि जी वो कैसे मरे हैं, किस तरह मरे हैं, भगदड़ में मचे हैं, गिर के मरे हैं, गोली से मरे हैं। चलें अब ये 5 पे आ गए या 10 पे आ गए या 12 पे आ गए, 278 खोसा साहब फरमाते हैं 278 लाशें देखी हैं। बिल्कुल। और कोई कहता है जी 100 लाशें देखी हैं। देखें, मेरी बात सुने, जो आईन है, मैं फिर आईन की तरफ आता हूं, आईन और कानून, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो रेंजर्स हैं, उनको पालते हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं, खारजी एग्रेशन के खिलाफ भी देते हैं, दाखिली फसाद के लिए भी देते हैं, उनको राइफलें भी देते हैं, लाइव एमुनेशन भी देते हैं, उनको सब कुछ देते हैं। क्यों देते हैं? किसी कारणस पे सजाने के लिए देते हैं या घरों में रखने के लिए देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि अगर वाकई वफाक पे हमला हो गया है, वफाक को बचाना है और अंदर से हमला हो गया है, तो उन्हें इस्तेकाक पहुंचता है। लेकिन इस इस्तेकाक के बावजूद वो किसी क्राउड पे कोई गोली नहीं चली, मैं भी कहता हूं। अच्छा, तो और कोई एक भी आप
آپ جو آپ کے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ یہی ضرور کہتے ہیں جی کہ گولیوں کی آوازیں ہم نے سنی ہوں گی. اب وہ گولیوں کی آوازیں ادھر سے آ رہی تھیں یا ادھر سے آ رہی تھیں یا ہوا میں گولی. آج ایک بڑے مستند صحافی آئے میرے پاس جو کل ایک بیان بھی دے چکے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا واقعی؟ کہتا جی ہاں گولیاں چلی ہیں اور میں نے گولیاں فضا میں جاتے ہوئے دیکھی. میں نے کہا کہاں دیکھی ہیں؟ کہتا جی آسمان کی طرف جا رہی تھی, ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی. اب ہوائی فائرنگ سے تو کوئی ہلاک نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جتھا بندی کر کے آتے ہیں تو آپ کو کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار ہو کے آنا چاہیے نا. آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ وہاں آ کے بیٹھیں, اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جائیں, اس کو نظر آتش کریں, اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں, بیلاروس کے صدر پہ پہلے حملہ کریں کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ان کے اوپر تو آپ تبرہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جہاں آپ لوگوں کی نیک نامی نہیں ہوئی اور جو کہ بالکل سچ ہے وہ ہے کہ جب اس پورے ڈس انفارمیشن کے بازار میں مانتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی خبر چل رہی تھی, اس کی تصدیق کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا, لیکن جب مین سٹریم میڈیا کو بالکل اجازت نہ ہو یا وہ نہ کر سکے اپنا کام تو یہ ہوتا ہے. متی اللہ جان صاحب ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ گئے, دونوں بڑے جید صحافی ہیں, وہ یہ تحقیقات کرنا چاہتے تھے کہ کیا افسانہ ہے اور کیا حقیقت, کیا ہوا. ان کے سروں پر کپڑا ڈال کر کے ان کو لے جایا گیا اور کس قسم کی مذائقہ خیز متی اللہ جان صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. تو پھر یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پھر آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں جو سچ ہے, جب تک کہ ایک آزاد میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا. دیکھیے اب بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے, بی سی کو میرا خیال ہے کہ ہم ہراساں نہیں کر سکتے, نہ اسے روک سکتے ہیں. وہ ایک ہاسپٹل میں گئے ہیں, لاشوں کو جائزہ لیا ہے, پوچھا ہے, اور انہوں نے 5 کیجویلٹیز کی بات کی ہے. چلیں مان لیا کہ جی 5 ہو گئی, 5 is not equal to 278 جو یہ کہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا پھر مجھے بتائیں کہ یہ 12 کے بھی جنازے کہاں پڑے ہیں؟ 12 کے کوئی جنازے تو پڑیں گے ہوں گے نا. یہ 12 جو تدفین کہاں ہوئی ہے, 12 کی قبریں کہاں کھدی ہیں, 12 کے لوائقین کہاں ہیں؟ ایک فگر دے دیتے ہیں اور آگے چپ ہو جاتے ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ متی اللہ, میں نے آج بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, متی اللہ جان کے ساتھ جس طرح کا کیس بنایا گیا, منشیات ہے جی تو آئس ہے, یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جس نے بھی بنایا ہے وہ نہ حکومت کا خیر خواہ ہے, نہ صحافت کا خیر خواہ ہے, اور نہ وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی اچھی قدریں ہوں. میں نے خود یہ کیسز بھگتے ہیں اور میں کہتا ہوں, میں دھڑلے سے کہتا ہوں, پورے واضح طور پہ کہتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں اس کی. متی اللہ جان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں بالکل اس کی تائید نہیں کرتا, یہ مذموم کوشش ہے. اچھا, لیکن اس مذموم کوشش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, جو فیبریکیٹڈ سٹوریز پھیلائی جا رہی ہیں, جو فیک سٹوریز چل رہی ہیں, ان پہ بھی ہم پردہ ڈال دیں کہیں جی کہ نہیں اس کا بھی استحقاق حاصل ہے. اس کا کسی کو استحقاق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پہلے ایک چیز بول کر عوام کو مشتعل کرنے کا اختیار نہیں ہے کسی کو. نہیں, یہ آپ نے درست فرمایا, لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ متی اللہ جان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا آپ ہرگز اس کی تائید نہیں کرتے, یہی بات رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں, تو عرفان صدیقی صاحب حکومت آپ کی ہے, محسن نقوی صاحب آپ ہی کی حکومت کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں جنہوں نے آئی جی اسلام آباد کو تمام تر پاورز دیے تھے, تو آپ لوگ یہ کیس واپس لینا. پھر میں حکومت کا نہ تو عہدیدار ہوں نہ سپوکس پرسن ہوں, وہ ٹھیک ہے, نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ اپنے اقدامات کی توجیہ خود کر سکتے ہیں, اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں, اس کی جسٹیفیکیشن بھی دے سکتے ہیں. میں تو اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں, اور ایک جرنلسٹوں کے ساتھ میرا اپنا ایک رشتہ بھی رہا ہے. میں خود بلکہ کلیم کرتا ہوں کہ میں ایک جرنلسٹ رہا ہوں یا ہوں اب تک. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ روایتیں جو انہوں نے ڈالی تھی پی ٹی آئی نے, کسی پہ چرچ ڈالو, کسی پہ بنک ڈالو, کسی پہ کرایہ داری ڈالو, یہ ہماری روایات نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے لیے سرخاب کا پر نہیں ہے, یہ جن کا ہے یہ انہی کو ساجے. لیکن سینیٹر صاحب ماشاءاللہ آپ ایک پوزیشن پر ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, میڈیا آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ بالکل آپ نے درست فرمایا, ایک صحافی بھی رہ چکے ہیں آپ کی دوستیاں بھی ہیں سارے صحافیوں سے, اس پر آپ لوگوں کو بالکل ایکشن لینا چاہیے ہے اور بالکل اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ایک صحافی ہونے کے ناطے بھی کچھ ویلیوز,
कुछ कदरें, कुछ आदर्श लाजिम हैं। हम तवक्को रखते हैं कि सहाफत के जो पेशावराना तकाजे हैं उनको मलूज़े खातर रखा जाए। मैं अगर पार्लियामेंटेरियन हूं तो मुझे 100 खून माफ नहीं हो गए, मैं भी गलती करूंगा तो गिरफ्त में आऊंगा, सबसे ज्यादा बल्कि हम ही आते हैं। लिहाजा वो अगर उस पर कोई खिलाफ वर्जी हुई है कानून के तहत केस बनाएं। ये पकड़ना, कपड़े डालना, चर्च डाल देना, आइस डाल देना कि नशे में था, ये ज्यादती फेक न्यूज है। आप फेक न्यूज का पर्चा काटे या आइस और इस तरह के पर्चे बिल्कुल आपने दुरुस्त का नहीं होने चाहिए। लास्टली, वेरी लिटिल टाइम इज लेफ्ट, ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये बड़ी खबरें हैं कि हर बार हुकूमत ही रास्ता देती है सीएम केपी अली अमीन गंडापुर साहब को, और इस मर्तबा भी उनको और बुशरा बीबी को एक सेफ पैसेज हुकूमत ने ही फराहम किया। इज दैट राइट? देखिए, मैं तो यहाँ मौजूद नहीं था, मैं मुल्क से बाहर था, मैं कल ही आया हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ के वाक़यात क्या हैं। जो अखबारात के ज़रिए बात आई है उसमें ये बात ज़रूर आई है कि जब उनका कंटेनर जल गया और जब उनके सारे साथी या उनका जत्थे जो थे वो भाग गए, किसी ने पगड़ी छोड़ी, किसी ने अपने लिबास छोड़ा, किसी ने जूते छोड़े, किसी ने गाड़ी छोड़ी, मफरूर हो गए और उनका जो आशियाना था वो भी नजर आतिश हो गया, तो उनको एक मौका दिया गया। ये मैं हुकूमत की स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये यहाँ पे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, आधा घंटा उन्हें दिया गया जी कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं, फरार होना चाहते हैं, फरार हो जाएं, नहीं होना चाहते आधा घंटा, तो फिर उसके बाद जो हम कार्रवाई करेंगे करेंगे। उन्होंने फरार होने को तरजीह दी और चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। तहरीके इंसाफ अपनी इस नाकामी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से उनके इजलास हो रहे हैं और उसमें सोल सर्चिंग, जैसे रऊफ हसन साहब ने भी कहा, वो भी हो रही है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या वाकई तहरीके इंसाफ के उन तमाम तर शवाहिद जिनका जो क्लेम्स वो कह रहे हैं कि सैकड़ों और हज़ारों तादाद के अंदर लोग गिरफ्तार भी हुए और वहाँ पर गोलियाँ भी 26 नवंबर को चलाई गई, उसमें वो ज़ख्मी भी हुए और उसमें हलाकतें भी हुई, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट एनी कवायफ दुरुस्त थी? क्योंकि 278 तक का फिगर लतीफ़ खोसा साहब दे चुके हैं। यही सारे मामलात हैं और बुशरा बीबी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं इस पर बात करते हैं। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शौकत यूसुफजई साहब, पहले तो बात आती है कि क्या ये जो इजलास हो रहे हैं इस वक्त एहतजाज के बाद, जो एहतजाज की नाकामी हुई उसके बाद, क्या इस्तीफ़े आ रहे हैं? उसमें कुछ तल्ख कलामी की भी खबरें हैं और ये भी खबरें हैं कि क़यादत जितनी भी इस वक्त मौजूद है वो बुशरा बीबी साहिबा का जो रोल रहा उससे मुत्तफिक नहीं। बहुत शुक्रिया। देखिए, नाकाम तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वर्कर्स निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमने जाना था वहां पहुंच भी गए। हम सियासी लोग थे, सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत ने गोलियां चला के लोगों को वहां से कहा, किसी को मारा, किसी को क्या किया, तो वो तो एक अलग कहानी है ना। उसको हम नाकाम नहीं कह सकते। ये हुकूमत की नाकामी है जो एक जमहूरी हुकूमत के अंदर इस तरह बेदर्दी के साथ लोगों को मारना और इस तरह इंतकाम लेना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। बाकी आपने जो मीटिंग का हवाला दिया, देखो ये तो रूटीन की मीटिंग होती है और जब हर हफ्ते और महीने में कितनी बार होती है और ये जो भी हालात होते हैं प्रेजेंट और जो हिकमत अमली होती है वो सारे उस पर डिस्कस होते हैं। तो आपने कहा कोई तलख कलामी नहीं हुई है और ना ही किसी को मोर्द इल्जाम ठहराया गया, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने, आपको पता है कि पहले भी ये कहा था कि जी वो खान साहब ने इजाजत दी थी कि आप डी चौक के अलावा कहीं भी अगर कोई जगह मिलती है, संजरानी या कोई और जगह, तो आप चले जाए वहाँ पे। तो उस पर ज्यादातर जो बहस होती रही, किसी अगर खान साहब ने कहा था कि क्यों नहीं गए, तो उससे मैंने आप 2 दिन पहले आपसे कहा था कि देखें ये मैं जो हमारी जो लीडरशिप है उसमें थोड़ी सी हमारी कोताही रही है और उनकी अगर वो स्टैंड ले लेते और तो कोई इशू ही नहीं था, हम आराम से आज भी रहते और आज हुकूमत घुटने टेक चुकी होती है अभी तक। लेकिन बहरहाल तो स्ट्रगल होती है पॉलिटिकल में, ये खत्म होती है ना, पार्टियों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत ने तैयार किया है कि पीटीआई को क्रश करो। अच्छा, और पीटीआई जो है ना वो उसको दहशतगर्द करार दो, उस पर बैन लगाओ, गवर्नर राइट लगाओ, ये सारे ऑप्शन वो सोच रही है, लेकिन
ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। जरा सोच समझ के ये फैसले करें। अगर इस तरह अंधाधुन फैसले हुए तो इससे बहुत नुकसान होगा मुल्क सही। को, और जमहूरियत पे बहुत बड़ा एक किस्म के कारी जर्ब लगेगा। अच्छा। ये ना सोच कि आपने लोगों को मार मार के भगा दिया और अब आप पूरे सूबे पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये लोगों के मैंडेट दिया है तारीख इंसाफ को सूबे ने। सही। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, एक और चीज़ बताइएगा ना, जब आप ये कहते हैं, जाहिर है कि आप लोगों का क्लेम है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जख्मी भी हुए और लाशें भी गिरी, उनको गोलियां मारी गई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शेख वकास कहते हैं कि अभी हम 12 की तस्दीक कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता 26 नवंबर का ये वाक़या है, आज 29 है, पार्टी को अब तक ये कवायद जो है कम से कम जमा कर लेने चाहिए हैं ताकि आप लोग बता सकें सबको कि कौन बंदा था, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ उसके साथ क्या वाक़या हुआ? मैं जो अभी आ रहा हूँ ना, तो मैं शांगला से आ रहा था और शांगला में हूँ, और उसकी जो मेन वजह थी, जो आपके साथ नेट का इशू आ रहा था मेरा, वो इसीलिए था कि मैं शांगला में था और जो बंदा वहाँ पे शहीद हुआ था, मैं उसकी दुआ के लिए अभी किया था वो, और कई मेरे 4-5 वर्कर जो वो जख्मी हैं, कुछ मिसिंग है, जो अभी पता चला है कल कि वो जेलों में है। तो देखिए, ऐसा है कि लोग जख्मी हुए हैं, ये अगर कोई कहे कि नहीं हुए तो बड़ी जाती होगी। और जितने भी कंफर्म हुए, अभी कंफर्म इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी लोग सोच रहे हैं कि जी आज घर आएंगे, कल घर आएंगे, पता नहीं किस थाने में होंगे। अगर ये थानों में ना हुए तो जाहिर है फिर तो मिसिंग हो गए। मिसिंग क्या हो गए, मारा होगा। फिर इस तरह लाल मस्जिद में लोगों को एक ही जगह पे दफना दिया गया था, इसी तरह ये भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो कुछ भी किया, अब उसके ऊपर रऊनत न दिखाए, माजरत करे, क्योंकि सियासी वर्कर थे। आप हर वफाकी वजीर आके चैनलों के ऊपर कहता है ये दहशतगर्द है। भाई आपने कैसे स्टेब्लिश कर लिया कि हम दहशतगर्द थे? आपने कैसे स्टेब्लिश कर दिया कि ये पता नहीं क्या करने जा रहे थे? ये चौक कौन सी ऐसी जगह है? पहले इससे पहले कितने एहतजाज हुए? क्यों मतलब इस तरह ज्यादती की गई? अगर जी चौक चले भी गए तो क्या होता? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पहले 126 दिन का धरना दिया था हमने, तो क्या हो जाता अगर आपने घर के घर उजाड़ दिए, बच्चों को आपने, जो भी अब होगा हम तो देखें, हम कहते हैं कि जी अदालती कमीशन बने और इसके तहकीकात हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आपने सियासी वर्करों को मारा है, अब 1 है 2 है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है, लेकिन शौकत यूसुफ ज़ई साहब, जहां हुकूमत पर तनकीद बनती है वहां आप लोगों की जमात पर इस वक्त तनकीद की जा रही है कि जितने भी आप लोगों ने ये प्लान किया था, और जाहिर है आप इसे नाकाम नहीं कह रहे, लेकिन कामयाबी तो आपके मुतालबात मानने पर थी ना, और आप मुजाहिरीन को मुस्तकिल ऑन रिकॉर्ड 2 लोग ये कह रहे थे, एक बुशरा बीबी और एक अली अमीन गंडापुर साहब, ये वाज़े तौर पर कह रहे थे कि इमरान खान को लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे और हमने डी चौक जाना है। उसके बाद ये फैसला उन्होंने कब कर लिया कि इमरान खान को लेकर भी नहीं जाना और डी चौक से भी निकल लेना है और पीछे मुजाहिरीन छोड़ देने हैं ताकि वो बेयारो मददगार रह जाएं? नहीं, देखें, सियासी जमातें बिल्कुल दावे भी करती हैं, अपनी कोशिश भी करती हैं, अपने लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, लेकिन ये देखें, ये तो कोई ऐसा नहीं था कि हम अडियाला जेल पे हमला करने जा रहे थे कि उसको निकाल के ले आएंगे। लेकिन एक प्रेशर डालना था हुकूमत के ऊपर, क्योंकि केसेस नाजायज है इमरान खान के ऊपर। नाजायज केसेस डाले, वो आज केसेस ले लें, वो कल रिहा हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमने हमारे अंदर ठीक है, एक असेंबली में गलती हुई है। हम जो एक असेंबली बनाना चाहते थे वो एक असेंबली हमें बनानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से वो एक असेंबली नहीं बन सकी। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये किसी की हार जीत नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का फेल्योर है कि अपने लोगों को मार भगा के आप कहते हैं कि हमने जीत गए। इस तरह जीतना होता तो हर हुकूमत जीत जाएगी। फिर तो आप ही कल अपोजिशन में होंगे, फिर आप ही घर से नहीं निकल सकेंगे। तो ये जो कल्चर बना है ये बहुत ही गलत कल्चर है, ऐसा कल्चर नहीं होना चाहिए। मेरा काफी राय भी है और मैं इसकी बिलीव करता हूँ कि अभी भी वक्त है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए। वो धमकियां ना दें क्योंकि हम ये कर देंगे, लगा देंगे। ठीक, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को छोड़ें कि आराम से चले। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, थैंक यू सो मच। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज के बाद कहाँ कहाँ अपनी गलतियों को भी तस्लीम किया है और अब जो आगे होने जा रहा है उसको वो किस तरह से डील करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इमरान इस्माइल साहब।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज जिसे फाइनल कॉल कहा गया था, इसके बाद एक सोल सर्चिंग भी चल रही है। जाहिर है कि उनकी यहाँ इजलास भी हो रहे हैं, उसकी अंदरूनी कहानियाँ भी सामने आ रही हैं, लेकिन कई बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं। ज़रा इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इमरान इस्माइल साहब, पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या आपके लिए ये था, क्योंकि आप पार्टी को बड़ी करीब से जानते हैं, इमरान खान को करीब से जानते हैं, कि बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर पर इसमें एक मरकज़ी किरदार अदा किया और वो क्राउड में आई और उन्होंने इस एहतजाज को एक तरह से, अब वो मरवत साहब तो कहते हैं लीड नहीं किया, लेकिन लीड भी किया। वर यू ऑल्सो सरप्राइज्ड? Actually it was not surprising for me because मैं ये देख रहा था कि पीटीआई की लीडरशिप क़यादत करने में नाकाम रही और बड़े अरसे से इस चीज़ को नोट कर रहा था कि जो सो कॉल्ड क़यादत इस वक्त है, या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, या वो नाअहल है और या पाकिस्तान से बाहर है। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो मार दो या मर जाओ की पॉलिसी लेके बैठे हैं, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं होना। वो वहां से बैठ के सिर्फ ट्वीट करते हैं कि जी बस चढ़ जाओ, मर जाओ, कट जाओ, यही वक्त है। और मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ, मैं तो इस वक्त लंदन बैठा हूँ, मैं तो फ्रांस बैठा हूँ, कहीं ना कहीं बैठे हैं, वहाँ मौज मेला भी हो रहा है, मस्ती भी है, पैसे भी आ रहे हैं और मार दो मर जाओ के ऊपर लगे हुए हैं। या दूसरी वो कह देता है जो इस वक्त सीन से गायब है, छुपी हुई है, वो भी मार दो मर जाओ की पॉलिसी पर है। और जो इस वक्त सामने है वो तो बिल्कुल डरे हुए कुर्बानी के बकरों की तरह ऐसे इधर उधर देख के वो करते हैं। मैं देख रहा था कि वीडियो बना रहे थे सलमान अकरम राजा गाड़ी में छुप के कि जी वो देखे मैं इस वक्त रोड पे घूम रहा हूँ। मैं ये देखे, सलमान अकरम राजा की मेरे दिल में बड़ी इज्जत है एज अ लॉयर, एज अ प्रोफेशनल लॉयर और बड़ा यानी सच बोलने वाला आदमी है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। जब वो हमारे खिलाफ थे, पीपल्स पार्टी के तरफ उनका झुकाव था, तब भी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था क्योंकि वो ही इज अ गुड लॉयर। लेकिन as politician, sorry, he's failed. Okay. और वो उनको भी एहसास है। तो अगर जब लीडरशिप थी नहीं तो जाहिर है कि इमरान खान की जो बहनें या उनकी वाइफ थी उन्होंने लीड करना था, तो इट नेवर केम एज अ सरप्राइज टू मी। ओके, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, उन्हीं की बहन रुबीना खान साहिबा की ट्वीट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि बुशरा बीबी जो है वो अब से नहीं पहले से सियासत में है, पंजाब को भी फरागोगी और उस्मान बुज़दार के ज़रिए चलाया जाता था। उन्होंने उन पे बुशरा बीबी पर यही इल्ज़ाम आयद किया है, जो कि वैसे भी इल्ज़ाम उन पर हमेशा रहा है। और दूसरा उनका ये कहना था कि हम बहनों का किसी किस्म का कोई सियासी ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, हम अपने भाई के लिए निकल रहे हैं, कि हम अपने भाई की खातिर बाहर आते हैं, हमें उनकी जो सेफ्टी एक तरह से है उससे गर्ज है, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी। बट शी वाज क्वाइट, मतलब उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं, अलीमा खान साहिबा ने भी उठाए हैं और रुबीना खान साहिबा ने। इसलिए बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर देना कि पंजाब उस्मान बुज़दार फरागोगी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मिशाइल यूसुफजई सुना है अब नई फरागोगी हैं। योर कमेंट्स ऑन दिस? ये तो मुझे नहीं पता कि मिशाइल यूसुफजई नई फरागोगी हैं कि नहीं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि फरागोगी जो है वो बुशरा बीबी की दस्तराज थी और उस्मान बुज़दार भी बुशरा बीबी के पसंदीदा शख्सियत में से थे और उनको लगाया गया था और उनके थ्रू चला रहे थे। उनकी इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं रही है। और इस वक्त भी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा स्प्लिट देखने को आ रहा है कि जिसमें लोग पसंद नहीं कर रहे जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है और बुशरा बीबी की क़यादत को मान नहीं रहे। लेकिन इमरान खान की गैर मौजूदगी में आई डोंट नो किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे मामले को, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने अभी तक कोई संजीदगी का इजहार नहीं किया। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस वक्त क्लेम्स हैं शहादतों के कि लोग मरे हैं और फायरिंग हुई है और सारा कुछ हुआ और अरेस्ट हैं, वो हजारों की तादाद में वर्कर्स अरेस्ट हैं, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की लीडरशिप ने बैठ के अब तक सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें वो कवायद के साथ और नाम के साथ ये देते। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मरे, लोग मरे हैं और रियासत को इतनी हाई हैंडेडनेस अपने लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल उन निहत्ते लोगों के साथ खड़ा हूँ जो जिनके ऊपर फायरिंग की गई, नहीं होना चाहिए था, ये कहीं कोई उसूल नहीं है। लेकिन पीटीआई की क़यादत का क्या बनता था कि वो इस वक्त बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो बताते कि जी ये 10, 12, 15, 20 लोगों की लिस्ट है जो इस वाक़े में मरे हैं, इसको सर में गोली लगी, इसकी टांग में लगी, इसके पेट में लगी, ये फलाने अस्पताल में, वो फलाने अस्पताल में, फलाने इनके लवाकिन है। बे यारो मददगार जो जेल में है ना उनको कोई पूछ रहा है,
جو مر گئے ان کو نہیں کوئی پوچھ رہا تو جیل میں والوں کو کیا کوئی پوچھے گا. ساری کی ساری لیڈرشپ دم دبا کے باقی ہے 24 کی رات کو 26 کی رات کو. ہاں کیونکہ آج جو پریس کانفرنس یہ ہوئی ساری کی ساری آج جو پریس کانفرنس کی ہے نا کہ کتنا بڑا اتفاق تھا کہ ساروں کو یہ پتا تھا کہ آپریشن ہونے والا ہے, سارے کے سارے کھسک گئے عوام کو بیچ میں چھوڑ کے. بھئی جو اپنے ساتھ لائے تھے انہی کو کہہ دے کم سے کم کہ میں جا رہا ہوں, تم لوگ چلے چلو, مجھے لگتا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح سے اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو کیسے قوم ان کے اوپر بھروسہ کرے گی, کیسے آگے ان کے ساتھ چل پائے گی. یہ تو عمران فار دا لو آف عمران خان اب تک چل رہا ہے معاملہ, ورنہ تو یہ ختم ہو گئی تھی کہانی. دیکھیے فیصل واڈا صاحب نے تو کہہ دیا ہے, آپ نے جب قیادت کے بھاگنے کا ذکر کیا, آج جو پریس کانفرنس کی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے, عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جب وہاں گولیاں چل رہی تھی اس لیے قائدین وہاں سے ہٹے اور علی امین گنڈاپور بشرا بی بی کی جان بچانے کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے. انہوں نے تو یہ جو ریزن ہے وہ پیش کیا ہے. لیکن موونگ فارورڈ فرام ہیئر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کی ابھی تک تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ہے ان کے قائدین کی عمران خان صاحب سے جیل میں, لیکن عمران خان کو اس فائنل کال سے کتنا نقصان پہنچا ہے یا جماعت میرا خیال ہے کہ یہ قیادت کی ملاقات نہ ہونا جو ہے نا, یہ قیادت تو خود بھی ڈر رہی ہے عمران خان سے ملنے میں, کیونکہ کھچائی ان کی بڑی ہونی ہے جو انہوں نے بے وقوفیاں اور جو یہ کام کیے سارے مروایا لوگوں کو لے جا کے. اور ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوا ہے پی ٹی آئی کو, لیکن اگر کوئی سمجھ لیں پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے اس طرح سے گولیوں سے بھون کے, تو اس طرح کوئی سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی. اور جتنا بھی آپ پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر لیں, عمران خان تو اپنی جگہ موجود ہے اور وہ تو کہیں نہیں جا رہا. وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت عوام میں بھی سب سے پاپولر لیڈر ہے. تو لیکن یہ جو خرابی ہے وہ ساری خرابی ان کی جو باہر اس وقت لیڈرشپ ہے وہ, یا اس وقت جو بشرا بی بی ظاہر ہے کہ وہ بھی ان ایکسپیرینس ہیں سیاست میں, جو وہ کرنے کی کوشش کریں گے ڈیمیج ہی کرے گا پارٹی. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.